स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग को पढ़ना है फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन। पिछले क्लास में हम लोग रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में देखा, रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर के बारे में समझा। उसमें देखा हम लोग क्या नसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, एल्यूलाई और लंग्स। जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है हम लोग जानते हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें उसमें होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी कर लिया गया। अब उसके फंक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे। जो ऑर्गन है वो ऑर्गन किस तरह फंक्शन कर रहा है, क्या मैकेनिज्म है, उसके बारे में हम लोग इस क्लास में बात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं स्टार्ट करूंगा क्या, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से। देखो फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन, पहले हम लोग जान लेते हैं फिजियोलॉजी होता क्या है, ठीक है। पहले भी बताया, फिर से एक बार समझ लो। देखो फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन मतलब क्या होता है, या फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूं। फिजियोलॉजी मीन्स होता है जो फंक्शन करता है ऑर्गन, और ऑर्गन में जो चेंजेस आते हैं, मतलब ऑर्गन के फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, फिजियोलॉजी बोलते हैं, या कह लो वाइटल फंक्शन इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। ओके बच्चों, तो याद रखना है, हमको पढ़ना है क्या, फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को, फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक है। इसमें हम लोग को दो चीजें पढ़नी है, कौन कौन से, एक तो पढ़ना है एक्सटर्नल और दूसरी बात क्या पढ़ना है, इंटरनल रिस्पायरेशन, ठीक है। याद रखिएगा रिस्पायरेशन जो होता है वो एक ब्रॉड टर्म होता है, एक साथ नहीं पढ़ सकते हम लोग, इसलिए उसको क्या करते हैं, डिवाइड करके, ठीक है, कैटेगराइज करके पढ़ते हैं हम लोग। तो पहला हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल की बात, फिर बात करेंगे इंटरनल रिस्पायरेशन की बात, ठीक है। तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में क्या क्या चीजें आएंगी, तो पहला आएगा क्या, ब्रीदिंग एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में, ठीक। तो देख लो एक बार से, ब्रीदिंग एक्सटर्नल में क्या आएगा, तो बोलोगे ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये किसमें आएगा, एक्सटर्नल में, ठीक। अब देखो इंटरनल की अगर मैं बात करूं, इंटरनल रिस्पायरेशन में, तो उसमें क्या क्या चीज आएंगे, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, और तीसरा जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आप लोग देख पा रहे होगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को। अब सुनिए, देखिए एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में जो तीन चीजें हैं, कौन कौन से, ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक। अब क्या क्या मैकेनिज्म होता है, ये कैसा होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो देखो ब्रीदिंग जो होता है उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, तो याद रखिएगा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है, ये सब बातें हम लोग किया जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह जैसे इंटरनल रिस्पायरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहां पे बात करना है किसका, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के बारे में। जैसे इंटरनल रिस्पायरेशन में क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बेसिकली जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है वही हमको क्या करना है, पढ़ना है। इंटरनल रिस्पायरेशन में यहां नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये प्लांट का पार्ट है, वो हम लोग अलग करके डिवाइड करके वहां पे कैटेगराइज करके पढ़ा जाएगा, जब प्लांट का मैं पार्ट पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कैसे सेल में ग्लूकोज टूटता है और देता क्या है, CO2, वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ ATP, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये सब बातें वहां पे किया जाएगा प्लांट के केस में। अभी जो हम लोग बात करते हैं सीधे टॉपिक पे आते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के बारे में। तो मैंने पहले बताया आप लोगों से कि ब्रीदिंग में क्या आता है, दो चीजें, कौन कौन से, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है, आर्य समझ में, ठीक। तो सबसे पहले मैं बता दूंगा आप लोग को डिटेल में ब्रीदिंग क्या होता है, ठीक। तो ब्रीदिंग मीन्स होता है, कह सकते हो आप लोग, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज कॉल्ड ब्रीदिंग, सिंपल सा बोल सकते हो, ठीक है। इंस्पायरेशन मीन्स एयर को क्या, एयर जो है वो सराउंड एयर को अंदर ले आना, ठीक है, या कह लो इनहेल मतलब सांस को अंदर लेना, एक्सहेल मतलब सांस को बाहर निकालना, ठीक है। अरे सामने मतलब सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर निकालना, ठीक है। अब एक्सपायरेशन की अगर बात करें, एक्सपायरेशन में क्या कहोगे, एक्सहेल ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस को क्या करना, बाहर निकालना, गैसेस और एयर को, ठीक है। आगे बात समझ में, तो याद रखिएगा उसमें, क्लियर हो रही मेरी बात। तो ब्रीदिंग जो होता है इसमें जो प्रिंसिपल है, स्ट्रक्चर है जो इन्वॉल्व होते हैं, वो कौन कौन से, तो याद रखिएगा द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर विच इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो याद रखना आप लोग को, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम। क्लियर हो रही मेरी बात, याद रखिएगा। एक स्ट्रक्चर से हम लोग समझ लेते हैं, यहां पे मैं ड्रा कर देता हूं इसको, ठीक है, ओके। तो मैं आपके सामने ये स्ट्रक्चर बनाया हूं, 3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो हम लोग इसके साथ इजी वे में समझेंगे। तो मैंने क्या बताया, ब्रीदिंग में दो प्रिंसिपल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से, तो मैंने बताया क्या, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम। देखो
इंटरकॉस्टल मसल्स दो तरह के होते हैं, याद रखिएगा जो मैं लिखा हूं इंटरकॉस्टल मसल्स, ये भी कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। कौन कौन से, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और दूसरा क्या, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, याद रखिएगा। अब देखिए, ठीक है, एक इंटरनल, ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल्स जो कि अंदर के तरफ होते हैं, ठीक है, आ रही बात समझ में ना, तो याद रखिएगा इंटरकॉस्टल मसल्स दो तरह के, कौन कौन से मैंने बताया, एक तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और दूसरा क्या, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं, एक इंटरनल जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, ठीक है, जो कि क्या अंदर के तरफ होते हैं, क्या होते हैं, ये अंदर के तरफ होते हैं, और दूसरा जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है, ये क्या होता है, बाहर के तरफ होते हैं। कैसे होते हैं ये, बाहर के तरफ, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों में ही एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स इन्वॉल्व होगा, याद रखिएगा। कौन सा मसल्स, एक्सटर्नल, मैं ट्रिक कर दे रहा हूं, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, क्या कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स इन्वॉल्व होंगे। क्लियर मेरी बात, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को पूरा मैकेनिज्म समझना है इंस्पायरेशन का। तो पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है, इंस्पायरेशन के बारे में, फिर बात किया जाएगा एक्सपायरेशन के बारे में। तो समझते हैं कि क्या है इंस्पायरेशन और इसका क्या मैकेनिज्म है। तो आते हैं, मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाया हूं, ठीक है। फर्स्ट हम लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो देखिएगा आप लोग, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं, ये देखो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो बताया ना, यहाँ पे दो चीजें इन्वॉल्व हो रहा है, इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। इंटरकॉस्टल मसल में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। तो यहां पे मैंने दिखाया है, स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो आप लोग, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है, समझिएगा बात को, ठीक है। और क्या है ये, डायफ्राम, ठीक। अब देखो डायफ्राम, यहां पे देखिए आप लोग, ये जो मैकेनिज्म है इसका पूरा, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं क्या, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है और ये डायफ्राम है, ठीक है। ये कैसा है, डोम शेप दिख रहा है हम लोग को, देखो कैसा दिख रहा है हम लोग को, डोम शेप दिख रहा है डायफ्राम, ठीक है। होगा क्या, देखो स्ट्रक्चर से समझिएगा आप लोग, दिस स्ट्रक्चर से बिकम, इस स्ट्रक्चर से समझिएगा, फिर उसके बाद इस स्ट्रक्चर में समझिएगा, सिंपल वे में सोचिएगा, ओके। बहुत कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए फर्स्ट मैं बताऊं आप लोगों से, तो देख रहे हो आप लोग, इसमें होगा क्या, जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स आपको दिख रहे हैं ये, ठीक है, इसमें होगा क्या, ये अपवर्ड और आउटवर्ड जाएगी, क्या जाएगी, अपवर्ड और आउटवर्ड जाएगी, मीन्स कंट्रैक्शन होगा। तो मैं देखो एरो से बनाया हूं, यहाँ पे एरो से इसको दिखाया हूं, ऐसे क्या होगा, ये अपवर्ड होगा और आउटवर्ड होगा। समझ पा रहे हो आप लोग, क्लियर हो रही मेरी बात, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाएगा। अरे सुन में क्या हो जाएगा, ठीक है, फ्लैट हो जाएगा। क्लियर हो रही मेरी बात, स्ट्रेट हो जाएगा और वॉल्यूम लंग्स का इंक्रीज कर जाएगा, जिससे एयर लंग्स में क्या हो जाएंगे, इंटर कर जाएंगे। ये पूरा मैकेनिज्म क्या है, पूरा का पूरा ये मैकेनिज्म है इंस्पायरेशन का। तो याद रखिएगा, ठीक है, कैसे, तो देख रहे हो ना, इधर देखो वॉल्यूम इसका क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, बढ़ रहा है ना, इसकी वजह से देखो डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जा रहा है, ठीक है। आप लोग स्ट्रक्चर में देख पा रहे होगे, ये कैसा हो जा रहा है, फ्लैट हो जा रहा है, ठीक है। देखो पहले कैसे था, मैंने बताया एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कैसे थे, ठीक है, फिर इसमें कंट्रैक्शन हो रहा है डायफ्राम, देखो यहाँ पे, तो इस तरह से, ठीक है, देखो अपवर्ड हुआ, तो ये किस तरह से खींचेगा, तो देखो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो इस तरह से यहाँ पे दिखाया, तो फर्स्ट फिर सेकंड समझोगे, सेकंड से फिर थर्ड, तो बातें समझ में आ गई होगी। ये बात हुई किसकी, इंस्पायरेशन की, ठीक है। क्लियर हो रही मेरी बात, इसमें यही सिंपली जानना है स्ट्रक्चर में क्या, कि अगर क्या जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम है, ठीक है, ये क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा, मतलब क्या, अपवर्ड जाएगा और आउटवर्ड जाएगा, जिससे क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा, कंट्रैक्शन होने की वजह से, इसकी वजह से क्या होगा, फ्लैट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होते हुए मैं दिखाया हूं, हरे बसन में, और यहाँ पे कैसे हो जा रही है, फ्लैट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, देखो वॉल्यूम भी बढ़ गया एज कंपेयर टू इसके, देखो तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, तो एयर लंग्स में क्या हो जाएंगे, इंटर कर जाएंगे। तो यही है पूरा मैकेनिज्म, हमेशा याद रखना है। क्लियर हो रही मेरी बात, ओके, समझ में आ गई बात। चलिए अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग एक्सपायरेशन, बात को समझिएगा आप लोग, ओके। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये मैं एक डायग्राम ड्रा किया, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सपायरेशन के बारे में। इंस्पायरेशन के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में समझ लिए,
वो ध्यान से इसके बारे में समझना है एक्सपायरेशन, ऐसे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है, एक्सपायरेशन के दौरान एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, याद रखना है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे। अरे सुन में, इंस्पायरेशन का अपोजिट क्या होगा, एक्सपायरेशन। कैसे, हम लोग स्ट्रक्चर के साथ भी समझेंगे। तो मैं देखो फर्स्ट डायग्राम इस तरह से बनाया हूं और सेकेंड समझते हैं इसके बारे में। देखो इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है, मतलब इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, और वहां पे क्या हो रहा था, आउटवर्ड इंस्पायरेशन में। बट एक्सपायरेशन में क्या होगा, ये इनवर्ड होगा और डाउनवर्ड। किसकी वजह से, डायफ्राम जो है, जो कि क्या फ्लैट हो गया था, याद है, वहां पे क्या हो गया था, फ्लैट हो गया था, वो फिर से डोम शेप हो जाएगा। वो फिर से कैसा हो जाएगा, स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो, वो कैसा हो जाएगा, फिर डोम शेप हो जाएगा, ठीक है, मतलब रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। क्या, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल के अंदर आने की वजह से, ठीक है, अंदर आने की वजह से डायफ्राम के क्या डोम शेप होने की वजह से वॉल्यूम लंग्स का डिक्रीज कर जाएगा और एयर लंग से बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये पूरा था क्या, एक्सपायरेशन, ठीक है। याद रखना है क्या, कि इंस्पायरेशन में कंट्रैक्शन, ठीक है, होता था, इसलिए इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस होता था, ठीक है, क्योंकि इंस्पायरेशन में स्ट्रक्चर रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं, इसलिए एक्सपायरेशन को हम लोग पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। आ रही बात समझ में, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को। तो कभी आपसे कोई पूछे कि बताओ इंस्पायरेशन क्या होता है और एक्सपायरेशन क्या होता है, या डेफिनेशन पूछे या कुछ भी पूछे, तो बता देना है क्या, कि इंस्पायरेशन ड्यूरिंग दिस डायफ्राम and external intercostal muscles both are contact due to this volume increase and gases enter into lungs, ऐसे बता देना है। फिर पूछिए अगर एक्सटर्नल की बात करें, ठीक है, एक्सपायरेशन की अगर बात कर रहे तो वहां पे क्या बता देना है, एक्सपायरेशन ड्यूरिंग दिस डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स बोथ आर इन रिलैक्स ड्यू टू दिस वॉल्यूम बिकम्स डिक्रीज एंड गैसेस पास आउट थ्रू द लंग्स। तो कभी डिफरेंस पूछे तो भूलना नहीं है कि इंस्पायरेशन क्या होता है, एक्सपायरेशन क्या होता है। इंस्पायरेशन का अपोजिट क्या होता है, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन जो होता है वो एक्टिव प्रोसेस होता है, एक्सपायरेशन जो होता है वो पैसिव प्रोसेस होता है। बात को याद रखनी है आप लोगों को, ओके, अब समझिएगा, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट लिखा हूं, तो हम लोग को अब बात करना है फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बारे में, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखो, ठीक है, इसमें क्या होगा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन मतलब इस समय इंटरकॉस्टल मसल्स और कुछ एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहां पर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स लिखा है ना, यहां पे देखो, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, तो याद रखिएगा फोर्सफुल इंस्पायरेशन में क्या होगा, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक्सटर्नल ना, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की बात कर रहे थे ना, ठीक है। तो याद रखना है क्या, कि नॉर्मल ब्रीदिंग में कौन सा मसल्स इन्वॉल्व होता है, तो बताना है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स मसल्स, ठीक है, इंटरनल इंटरकॉस्टल्स मसल बताना है। क्या बोलना है, नॉर्मल ब्रीदिंग कौन सा मसल्स इन्वॉल्व होता है, तो बताना है क्या, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ना कि इंटरनल कॉस्टल मसल्स। इंटरनल नहीं बोलना है, क्या बोलना है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। आ रही बात समझ में, ठीक, इतनी बात तो समझ गए होगे, ठीक। अब आते आगे की बात करते हैं। देखो, अगर हम आपसे पूछूं कि आप बताओ कि जो ये ब्रीदिंग हो रहा है ना, ये जो ब्रीदिंग हो रहा है ये किससे रेगुलेट होता है, ऐसा क्या चीज है हमारे बॉडी में इससे ये रेगुलेट होता है, तो बोलना है ये कंट्रोल होता है, रेगुलेट होता है किससे, मेडुला ऑब्लिंगेटा में से, ठीक है, जो ब्रेन में पाया जाता है, किससे, मेडुला ऑब्लिंगेटा से, ठीक है। जो पोन्स और वेलरी, ठीक है, और हिंद ब्रेन, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ब्रीदिंग के लिए। किसके लिए, तो बोलोगे ब्रीदिंग के लिए। आ रही वसन में, तो नहीं भूलना है, ठीक है, ठीक। क्या बोलोगे, जैसे मैंने अभी बताया फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या बोलोगे, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड सब एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कुछ एब्डोमिनल मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये बातें याद रखिएगा, ठीक। फिर मैंने क्या बताया, ब्रीदिंग जो होता है, ब्रीदिंग रेगुलेट होता है किससे, तो हमने बताया पोन से, हिंद ब्रेन से, ठीक है, और मेडुला ऑब्लिंगेटा से, तो याद रखिएगा। तो कह सकते हो
ब्रीदिंग इज रेगुलेटेड बाय मेडुला एंड पोन्स एंड इन ब्रेन। तो याद रखना है, ठीक। ये तो बात हो गई ब्रीदिंग की। चलो अब हम क्या करते हैं, कुछ डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ डिसऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे लाइक अस्थमा। ठीक है, इसके बाद अस्थमा, इसको इरेज करना पड़ेगा। ओके, तो अस्थमा की बात कर लेते हैं। तो देखो अस्थमा क्या होता है, ये एक एलर्जिक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है ये? एलर्जिक डिसऑर्डर है। ठीक है, अस्थमा में याद रखिएगा बेसिकली होता क्या है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है ना, बोलते हैं ना कि अस्थमा का मतलब पेशेंट है या अस्थमा के पेशेंट है, तो उनमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसमें ये होता है उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो है उसमें पता है इंस्पायरेशन में नहीं प्रॉब्लम होती, एक्सपायरेशन में। ठीक है, कि सांस को जब बाहर निकालते हैं तब प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो बोल सकते हो अस्थमा में क्या होता है, तो सिंपल में बोल सकते हो डिफिकल्टी इन एक्सपायरेशन। तो मैं लिख दे रहा हूं डिफिकल्टी इन एक्सपायरेशन। ओके, तो ये बातें याद रखिएगा। ठीक है, मतलब एयर जो है ना, वो बाहर की तरफ नहीं आ पाती है। इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि रिस्पायरेटरी ट्रैक क्या होते हैं, कोलैप्स होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? कोलैप्स, चपकने लगते हैं। ठीक है, जो ट्रैक है वो क्या हो जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा एयर बाहर की तरफ नहीं जा पाता उसकी वजह से। ठीक है, अस्थमा का जो प्रॉब्लम होता है वो क्या है, डिफिकल्टी इन एक्सपायरेशन। तो याद रखिएगा, आर्यसन में भूलना नहीं है। ठीक, अब अगर हम इसके रेट की बात करें, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बात है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि ब्रीदिंग रेट। ठीक है, कौन से ऑर्गेनिज्म में क्या होता है तो हम लोग समझेंगे उसके बारे में। ठीक है, कि जब कोई चीज, ये जानो आप लोग, जब कोई चीज हम जब टाइम से जोड़ देते हैं, ठीक है, कि इतना ब्रीदिंग हो रहा है, ठीक है, 1 मिनट में कितना ब्रीदिंग हो रहा है, किसका क्या। ठीक है, उसी तरह से क्या कि 1 मिनट में कितना ब्रीदिंग हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रीदिंग रेट। ठीक है, तो यहां मैं लिख दूं, क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखो ये ब्रीदिंग रेट जो होता है ना, ये क्या होता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? तो बोलोगे बॉडी साइज के। किसके होता है? तो मैं लिख दूं यहां पे, ठीक है, बॉडी साइज के। ओके, क्लियर हो रही मेरी बात? तो सबका अलग अलग है, वो हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल वे में। ठीक है, क्या पूछे कभी कि बताओ कि ब्रीदिंग रेट जो है ना, ये किसके लिए है, ठीक है, तो बोलोगे ये क्या है, किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बोलोगे बॉडी साइज के। ठीक है, आरिफन में तो बता देना है ब्रीदिंग रेट जो है ये किसके लिए या किसके प्रोपोर्शनल है, तो बोलोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, बॉडी साइज के। आरिवसन में। ठीक है, तो फिर कोई बोले तो बताइए, ठीक है, कि जो ब्रीदिंग रेट है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या बताना है, बॉडी साइज के। ठीक है, इतने बात। देखो बॉडी साइज में ना कैसा रिलेशन है, तो बोलोगे इनवर्स रिलेशन है। मतलब क्या है, अगर बॉडी साइज बहुत बड़ा होगा, समझो ऐसे, अगर बॉडी साइज जो है ना वो क्या है, बहुत बड़ा है, तो ब्रीदिंग रेट क्या होगा, तो याद रखना बहुत लो होगा। ठीक है, जैसे पूछे अगर एलिफेंट और एग्जांपल ले लो, जैसे डॉग ले लो, है ना, तो अगर एलिफेंट और डॉग में अगर कंपैरिजन करो दोनों में, ठीक है, तो क्या बोलोगे, तो देखोगे ना डॉग बहुत ही तेजी से क्या करता है, बहुत तेजी से रिस्पायरेशन करता है। ठीक है, एज कंपेयर किसके, एलिफेंट के। तो वहां पे साइज का देखो डिफरेंस है, एलिफेंट का साइज देखो और इसका डॉग का साइज देख रहे हो ना। ठीक है, आर्यवसन में तो साइज जितना कम होगा ब्रीदिंग रेट उतना ज्यादा होगा। बात को याद रखना है ये बात। ठीक है, आर्यवसन में क्लियर हो रही मेरी बात। जैसे अगर हम बात करें न्यू बॉर्न बेबी का, ठीक है, किसका, मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ लिख देता हूं किसका क्या है। ठीक है, ठीक, अब समझो इस तरह से। तो अगर मैं देखो न्यू बॉर्न बेबी की अगर बात करूं, ठीक है, तो देख रहे हो उनमें जो ब्रीदिंग रेट है वो 32 है। कितना है, 32 टाइम्स पर मिनट। मतलब ठीक है, 32 टाइम्स ब्रीदिंग होगा 1 मिनट में। 1 मिनट में 32 टाइम्स ब्रीदिंग। ओके, तो अगर हम चाइल्ड की बात करें, चाइल्ड में क्या होता है, तो याद रखना है 26 टाइम ब्रीदिंग करेगा 1 मिनट में। अगर हम एडल्ट की बात करें तो 12 to 16 टाइम्स ब्रीदिंग
1 मिनट में, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो 18 to 20 मिनट। क्लियर हो रही मेरी बात? 18 से 20 बार क्या करेगा? ब्रीदिंग करेगा 1 मिनट में। ये पूरा था ब्रीदिंग रेट की बात। तो हम लोग समझ लिए ब्रीदिंग रेट के बारे में भी, ठीक। तो ये था पूरा ब्रीदिंग रेट, अरे वसन में, ठीक। अब कहता है अगर हम ब्रीदिंग रेट है ना, या किससे रेगुलेट होता है, या किससे कभी कुछ पूछा जाए, इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं, तो कभी इस तरह से बनाए क्वेश्चन तो बता देना है, ठीक है। जो भी बातें मैंने पॉइंट वाइज बताया है उसको समराइज करके तैयार करोगे और एक लिस्ट बनाना, जो भी पॉइंट्स नहीं क्लियर हो रहा है उससे पूछना है, ठीक है, उसको क्लियर कर लेना है, बट पॉइंट वाइज इसको तैयार कर जाना है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आराम से जब देखोगे और एक रफ कॉपी पेन सामने रखना और इसको जरूर अच्छे से मेंशन कर लेना, जो भी बातें मैं लिखा हूं, ठीक है, स्क्रीन पे, बोर्ड पे, ठीक है, उसको याद रखिएगा, ठीक। अब सुनिए, ठीक, ब्रीदिंग रेट किससे रेगुलेट होता है अगर पूछा जाए तो बोलोगे मेडुला से, हिंद ब्रेन, जो भी बात किया गया पिछले क्लास में, पिछले पॉइंट्स में, ठीक है, याद रखिएगा। अब सुनिए, जो नॉर्मल ब्रीदिंग होता है उसे हम लोग बोलते क्या है, तो याद रखना है, नॉर्मल ब्रीदिंग को बोलते हैं हम लोग एब्डोमिनल ब्रीदिंग। कौन सा ब्रीदिंग? एब्डोमिनल ब्रीदिंग। मैं लिख दे रहा हूं इधर, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। कोई पूछे तो बता दीजिएगा, कभी कोई इस तरह से क्वेश्चन बने, क्या बोलोगे कि नॉर्मल ब्रीदिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है, हर सन में। अच्छा, अगर हम आप लोग से बोले एक फैक्ट, मतलब इस तरह से बताओ कि ऐसा बताओ कि एक चीज जानना कि जो ब्रीदिंग है ना, वो ब्रीदिंग हम लोग करते हैं ना, वो कब अच्छा होता है, मतलब कि बहुत अच्छा ब्रीदिंग हो रहा है, वो किस तरह से हो सकता है कि हम किस पोजीशन में रहे तो उस समय हम ब्रीदिंग बहुत अच्छे से लेते हैं। तो बताओ आप लोग, खड़े रहते हैं तब ब्रीदिंग अच्छे से करते हैं, या बैठे रहते हैं, या सोए रहते हैं, तो क्या बताओगे आप लोग? सोचो सोचो, क्या बताओगे, बताओ। तो याद रखना है क्या, कि ना कि सो के अच्छा ब्रीदिंग कर सकते हैं, ना ही खड़े होकर ब्रीदिंग कर सकते हैं, बैठकर ब्रीदिंग अच्छे से होता है, ठीक है। आर्यभूषण में ये सब चीज हमको पता भी होना चाहिए वैसे, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं ओल्ड लोग होते हैं ना, अचानक सभी लोग क्या करते हैं, खांसने लगते हैं और प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है ना, तो उनको अगर क्या करते हैं हम लोग, बैठा देते हैं, ठीक है। तो इससे इनको क्या मिलता है? आराम मिलता है। तो वही मैं बात बता रहा हूं कि जो ब्रीदिंग जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बैठ के अगर मतलब सांस लें, ब्रीदिंग करें, ठीक है, तो वो अच्छा रहता है, कंफर्ट रहता है। अरे सन में, ठीक, इतनी बात तो समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। और एक पॉइंट और बता दूं मैं आप लोगों को, एक नया टर्म, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग हाइपर वेंटिलेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपर वेंटिलेशन। इसको इरेज कर दूं, ओके। तो एक नया टर्म है हाइपर वेंटिलेशन ब्रीदिंग। ये होता क्या है, इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं जानना है, बस इतनी बात इसमें जानना है। देखो, कहीं भी टर्म अगर हाइपो आए या हाइपा, ठीक है, हाइपो मतलब होता है और हाइपा मतलब कि ज्यादा, मतलब कि ब्रीदिंग रेट बहुत तेज हो जाए। क्या हो जाए? जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या हो जाए? बहुत तेज हो जाए। जो ब्रीदिंग रेट है बहुत तेज हो जाए, ठीक है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं हाइपर वेंटिलेशन ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं? हाइपर वेंटिलेशन ब्रीदिंग। तो जितने बात आज बताया मैं इस क्लास में, जो भी बातें हम लोग किया गया इस पॉइंट्स वगैरह में, जितने भी की स्टार्टिंग से फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में हम लोग इस क्लास में पढ़े, क्या क्या पढ़े उसमें देखे हम लोग एक्सटर्नल के बारे में और इंटरनल रेस्पिरेशन में, जो कि हमको यहाँ पे इंटरनल रेस्पिरेशन नहीं पढ़ना था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। उसमें हम लोग देखा गया क्या, देखो स्ट्रक्चर एक बार स्क्रीन पे आप लोग देख जाओ। तो हमने उसमें बताया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस आते हैं, जिसमें से हम लोग आज बात किया गया ब्रीदिंग के बारे में। क्या होता है ब्रीदिंग मैकेनिज्म हम लोग समझा गया, ब्रीदिंग किसको बोलते हैं, ब्रीदिंग में क्या क्या चीजें आते हैं, तो हम लोग देखा गया इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होते हैं, क्या मतलब इसमें डिजीज डिसऑर्डर की बात किया गया, ठीक है, किससे ये कंट्रोल होता है, किससे रेगुलेट होता है, उसके बारे में बात किया गया, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से तैयार कर जाइएगा आप लोग, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, फिर इसके आगे की बात करेंगे, ठीक है, रेगुलर, ठीक है। मैं 1 by 1 इसको अपलोड करता रहूंगा, ठीक है, ठीक है। इसलिए पार्ट वाइज आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करते जाइए, और कोई भी कंफ्यूजन किसी तरह का किसी भी पॉइंट्स में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको पूछना है हमसे, उसको क्लियर कर लेना है। आर्यभाषा में चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।